हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ में उसके पीवाईक्यूज भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर उन्हें रखा जाता तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, आज इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है जिनमें न्यूक्लियस का फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है। लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वो लैटिस के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर कोई मेटेलिक क्रिस्टल बना हुआ है तो क्रिस्टल के अंदर ये मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन ये उससे बाहर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इनसाइड द क्रिस्टल ये मूव कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं और इनको हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए यहां पर एक फिगर बनाया गया है। यहां पर जो ये बनाए गए हैं ये क्या है, पॉजिटिव आयंस है। ये पॉजिटिव आयंस है, ऐसे कुछ पॉजिटिव आयंस बनाए गए हैं। ये पॉजिटिव आयंस तब बने होंगे जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इनके अगल बगल यहां कहीं पर घूम रहे होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे तो ये बाहर चले गए। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन गए, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनेंगे तो हम लोगों ने देखा था, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स लगेगा और ये मूव करने की कोशिश करते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किधर से किधर की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज होता है, अगर मान लेते हैं एक प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये दूसरी प्लेट लगाई गई यहां निगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो इस साइड मूव करेगा। मतलब लो पोटेंशियल से मूव करेगा हाई पोटेंशियल की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके बारे में और कुछ बातें लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। वो क्या होगी, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां बात कर रहे हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अगर सबसे पहले देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, वो तो देख लिया, लूजली बाउंडेड होते हैं, लेकिन इनसाइड लैटिस मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव इनसाइड द लैटिस, दे कैन मूव इनसाइड द लैटिस, लैटिस के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर लिखें कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। ये एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रही होती है, बेसिक आइडिया तो रहता है हम लोगों को क्लास 10th से, तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो वहां पर हीट लॉस होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए डिफाइन कर रहे थे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द लैटिस मूव कर सकते हैं, मतलब फ्री होते हैं। इस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम रहता है, इसीलिए कहते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो क्या होगा, वो बाउंडेड हो जाएंगे। अगर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे इनसाइड द लैटिस, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ये क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और लैटिस के अंदर मूव करने लगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे किसी मेटल का टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं, तो इनके जो मोशन होते हैं, रैंडम मोशन, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या थी, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं इनसाइड द लैटिस, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। चार्ज का ट्रांसफर जब
हम लोग करवाते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज का ट्रांसफर करवाते थे इन केस ऑफ कंडक्टर, और इंसुलेटर के केस में भी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर द चार्जिंग। चार्जिंग जब भी हो रही होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो टाइटली बाउंडेड होते हैं तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी चार्जिंग डिस्कस की जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होती है, तो कहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स है मेटल्स, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इनका। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज हो गई। इसमें और लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है? टैप वाटर, टैप वाटर भी कंडक्टर होता है इसका, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो वो है मेटल्स, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के बारे में हमें यहां पढ़ना है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में। सबसे पहला यहां पर हेडिंग है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए पोटेंशियल और फील्ड कैसे वेरी करता है। अगर कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो उसके लिए पोटेंशियल और फील्ड कैसे लिखा जाता है, इन सबके फार्मूले पहले देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहां से, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वो चाहे सॉलिड हो चाहे वो हॉलो स्फीयर हो। तो सबसे पहले यहां पर हम एक स्फीयर बना लेते हैं, ये कोई स्फीयर बना लिया गया, ठीक है। इस स्फीयर में हम लोग यहां से देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज दिया गया है क्यों, और इसकी रेडियस दे रखी दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा कहीं यहां पर सी, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस दैट इज आर। इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल लिखा जाता है, यहां पर अगर लिखते हैं ई का फार्मूला लिखा जाए तो वो हम लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। कब ये लिखा जाता है? तो आर की वैल्यू जब ज्यादा होती है कैपिटल आर से, ठीक है, मैच करते चलेंगे। ई का फार्मूला लिखा जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर का स्क्वायर। ये कब लिखा जाता है? जब दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और ई का जो फार्मूला लिखा जाता है वो 0 होता है जब आर की वैल्यू छोटी हो जाती है कैपिटल आर के। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे यहां से। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू लिखा जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर, जब आर बड़ा होता है कैपिटल आर से। साथ में वी इज इक्वल टू लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर, और यहां पर ये क्या लिखा जाएगा? आर। यहां पर इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब सरफेस पर यही पोटेंशियल होता और इनसाइड पॉइंट पर यही पोटेंशियल होता, तो लेस देन इक्वल टू लगा के लिख सकते हैं। साथ में यहां पर अगला फार्मूला देखें तो यू सेल्फ एनर्जी जो लिखी जाती है इसकी, वो क्या लिखी जाती है? तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो निकल के आई थी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r। ये सेल्फ एनर्जी निकल के आई थी किसी कंडक्टिंग सेल की या किसी सॉलिड कंडक्टर की, ये लिखी जाती सेल्फ एनर्जी। ये ई के फार्मूले हो गए, ये पोटेंशियल के फार्मूले हो गए। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं कि इसकी जगह पर नॉन कंडक्टिंग होता तो ये फार्मूले कैसे वेरी करते हैं, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग होगा तो हम लोगों को पता है चार्ज कहां हो सकता है, तो चार्ज उसकी सरफेस पर भी हो सकता है और उसके वॉल्यूम में भी रहेगा, मतलब सरफेस के साथ वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अगर यूनिफॉर्मली होगा तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, लेकिन इनमें चार्ज मूव नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से करवाया गया है। इसकी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन की गई दैट इज रो, ये रो डिफाइन की गई। अब क्या करना है हमें, इसके ऊपर चार्ज जो दिया गया है दैट इज क्यू। इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो क्यों है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। सबसे पहले ई लिखते हैं,
आउटसाइड द पॉइंट अगर लिखा जाए तो वो क्या लिखा जा सकता है, दैट विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होती है। और E इज इक्वल टू जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे हम। कब लिखा जाता है, जब आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। सिमिलरली यहां पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा कब लिखा जाता है, जब आर छोटा होता है कैपिटल आर से। इसको ऐसे भी तो लिखा जाता था, के क्यू बाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर लिखा जाता था। तो चाहे ऐसे लिखते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास निकल के आता है के क्यू बाई आर, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होती है। और V का फार्मूला निकल के आता है के क्यू बाई कैपिटल आर, जब ये आर की वैल्यू बराबर हो जाती है कैपिटल आर के। लेकिन एक फार्मूला जब इनसाइड पॉइंट पर जाते हैं तो वो लिखा जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई में 2r, यहां लिखा जाता है 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर स्क्वायर, जब आर छोटा होता है कैपिटल आर से। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। ये हो गया फार्मूला इनसाइड पॉइंट के लिए सरफेस पर, ये आउटसाइड पॉइंट पर होगा। और ये हो गए फील्ड के एक्सप्रेशंस। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सिर्फ रिकैप दे रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डेराइव भी कर चुके हैं। इसकी यू सेल्फ क्या निकल के आएगी, तो सेल्फ एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो वो निकल के आया था के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यहां पर लिखा गया था 5r और यहां पर हम लोगों ने लिखा था 3। ये निकल के आई थी 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 5r। यहां का याद कैसे रखेंगे, तो यहां का जो फैक्टर निकल के आया था 0.6 निकल के आया था, और यहां का जो फैक्टर निकल के आया था 0.5 निकल के आया था। बस सिर्फ ऐसे याद रख सकते हैं, ये याद रहेगा। ठीक है, अब यहां एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ न्यूट्रल या फिर चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कोई भी कंडक्टर है वो न्यूट्रल है या फिर चार्ज है, उसके अंदर वाले पॉइंट पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उस पर फील्ड ऑलवेज जीरो निकल के आता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई रैंडम शेप का कंडक्टर बना लेते हैं ऐसा, ये कोई रैंडम शेप का ऐसा कोई कंडक्टर बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है वो तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। मान लेते हैं इसको किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर इसका हम लोग देख रहे हैं। तो किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया है कुछ इस तरह से, यहां से फील्ड लाइंस चल रही हैं, कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस चलेंगी ऐसे, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं इधर से इधर की तरफ, और इधर निकल रही होंगी फील्ड लाइंस। ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो ये हो गया फील्ड। अब अगर इस फील्ड को हम लोग देखें तो ये देखो इधर की तरफ फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, इधर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, इधर से एंटर कर रही हैं, बीच में अपसेंट है ये फील्ड लाइंस। देखा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पर अपसेंट रहती हैं, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर। इसके आगे अगर हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि अंदर फील्ड जीरो क्यों बनता है, उसका क्या रीजन होता है, तो उसको समझते हैं इस तरह से, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब इसको फील्ड के अंदर रखा जाएगा, मान लेते हैं इनिशियली ये कैसा था, न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बराबर थे। तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाएगा, यहां पर एक्सटर्नल लगाया गया, एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही लगाया जाएगा क्या होगा, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हम लोगों ने देखा कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, यहां पर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में देखा इनके अंदर फ्री नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये क्या करेंगे, जैसे यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स लगेगा इस फील्ड के अपोजिट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इधर निगेटिव चार्ज बन जाएगा। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। और इसके अपोजिट अगर बात करते हैं, इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट क्या होगा, इधर आ जाएंगे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहां फिर से रिपीट कर देते हैं, तो इधर बन जाएगा अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ऐसा बनेगा। अब एक बात यहां से ये भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि इधर नेगेटिव चार्ज बना, इधर पॉजिटिव चार्ज बना है। इनसाइड द कंडक्टर अगर देखें तो एक फील्ड स्टेब्लिश हो गया है, ई इंड्यूस्ड या इंटरनल फील्ड कहते हैं इसे। ये राइट से लेफ्ट की साइड में इंड्यूस हुआ और ये फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड दिया गया है वो लेफ्ट से राइट साइड में है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब भी कभी बात की जाएगी कि इनसाइड किसी कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा तो वहां पर हम लिखेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहां पर जो E इंटरनल फील्ड बनेगा वो बराबर हो जाएगा किसके, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, E एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन में अपोजिट होगा, माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है। तो अगर यहां से लिखें E नेट इनसाइड द कंडक्टर तो इनको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर निकल के आएगा। तो किसी भी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, यहां पर कंडक्टर का मतलब ये नहीं होगा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कुछ खोखला पार्ट है, हॉलो पार्ट है, उसके अंदर मान लेते कोई चार्ज रखा गया, तब फील्ड जीरो नहीं होगा। फील्ड मटेरियल के अंदर जीरो होगा, कैविटी की बात नहीं हो रही। कैविटी में कैसे चार्ज इंड्यूस होता है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर भी कुछ प्रॉपर्टीज को अलग से देखेंगे। लेकिन जब भी बात की जाएगी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, वहां पर चार्ज अगर कोई होगा तो जितना चार्ज पॉजिटिव उतना चार्ज नेगेटिव होगा। देखो यहां पर वैसे दिख रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड बना, बाहर वाले फील्ड को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आएगी दोनों फील्ड बराबर हो जाएंगे, तो ई नेट जो इनसाइड बनेगा किसी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर वो बन जाएगा जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए न्यूट्रल और चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर्स हैव नो एक्सेस चार्ज इनसाइड। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होता इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, इसका सिंपल ये मतलब है, ये है कंडक्टर, इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। तो अगर इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं गॉसियन सरफेस ले लेते हैं ऐसी, ये गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ये गॉसियन सरफेस हो गई। अब ये गॉसियन सरफेस है, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज पहले से क्यों दिया गया था, ये अंदर जो चार्ज है वो क्या है, क्यों इनसाइड वाला चार्ज है। ठीक है, अगर हम यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके बराबर लिखा जाता है, तो क्यों इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ये किससे लिखा हम लोगों ने, तो ये लिख दिया है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो भी लिखना चाहे गॉस लॉ लिख दे, गॉस थ्योरम। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं इसे तो ये ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ये भी पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो E की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, तो E की वैल्यू तो हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर जीरो लिखी जाती है। तो इनसाइड द कंडक्टर अगर फील्ड जीरो लिखा गया, इसका मतलब ये इंप्लाइज दैट लगा के ऐसा नहीं कह सकते क्यू इनक्लोज जीरो होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होता नहीं, तो क्यू इनक्लोज को जीरो होना पड़ेगा। लेफ्ट साइड जीरो, राइट साइड भी जीरो होगा, इक्वेशन बैलेंस होगी। तो किसी भी कंडक्टर के अगर कोई चार्ज सप्लाई किया जाता है, किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किया जाता है, तो वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पर चला जाता है। इसको एक तो ये मैथमेटिकल तरीका है समझने का कि समझ सकते हैं, दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अगर कोई कंडक्टर है, ये रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया जाए, मान लेते इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू किया, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाएगा तो एक बात यहां पर कॉमन दिख रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इसके अंदर पहले से फ्री नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे। ये अपने रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेगा, उस सरफेस के बाहर वाले पॉइंट पर जाकर रिसाइड करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है इनसाइड पॉइंट पर ये जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से सरफेस पर चला जाएगा। तो दो अलग अलग रीजन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर की सरफेस पर चले जाते हैं, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस मूव कर सकते हैं, लेकिन
तो जितने भी चार्ज सप्लाई किए जाते हैं कंडक्टर को वो क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो सरफेस पर चले जाते हैं। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग का केस होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, तो उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो सरफेस पर नहीं जा पाते। वहां पर जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है वैसा ही रहता है, क्योंकि चार्जेस वहां मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट की कंडक्टर्स के अंदर कोई एक्सेस चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए चार्जेस सरफेस पर चले जाते हैं, ऐसा रीजन दे सकते हैं। दूसरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज जीरो, दैट मींस क्यू इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। मतलब कि फील्ड अगर पहले से जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज जीरो होगा अगर गॉसियन सरफेस यहां पर कोई चूज की जाती है तो। ये क्या थी, गॉसियन सरफेस थी। ठीक है, आई थिंक ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस पॉइंट के आगे अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इस पॉइंट को समझते हैं और इस पॉइंट को एक बार हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसको समझते हैं ऐसे कुछ कि अगर कोई फील्ड दिया गया हो, उस फील्ड के अंदर कंडक्टर रखा गया हो, तो उसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वहां पर फील्ड जीरो बनता है। इसका मतलब ई जो लिखा जाता है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या लिखा जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा जीरो लिखा जाता है। ये देख भी लिया कैसे जीरो होता है। तो अगर ये जीरो हो गया, एक एक्सप्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई लिखा जाता था। आई थिंक याद होगा, ये क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट था। और पोटेंशियल ग्रेडियंट में अगर इसको जीरो कर दिया जाए, इसको जीरो करेंगे दैट मींस dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, दैट मींस v इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आएगा। अभी हम लोगों ने जब फार्मूला डिस्कस की वहां पर भी देखा कि के क्यू बाई आर सरफेस पर भी होता है, जिसमें आर कैपिटल आर रेडियस के बराबर होता है, और इनसाइड पॉइंट पर भी के क्यू बाई कैपिटल आर ही रहता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस और उसके अंदर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट जो इसका दिया है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद में यहां पर हम बाद में इसे देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सिंपल ये मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन या स्पेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे किसी पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेक्ट करना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ फेनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ space from the effect of electric field based on the fact that the electric field inside the conductor is zero। इसका बेस क्या होता है कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो रहता है। तो इनसाइड द कंडक्टर अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर रीजन को डिफाइन करते हैं तो बाहर वाला एक्सटर्नल जो फील्ड बनेगा वो वहां पर इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही कंडक्टर का खुद का फील्ड उस पर इफेक्ट करेगा, अनटिल एंड अनलेस जब उसके अंदर कोई चार्ज ना रखा गया हो। अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा जाएगा कैविटी के अंदर, तो कैविटी के कॉन्सेप्ट यहां पर हम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं। जैसे इसके कई सारे तरीके होते हैं कि हम लिमिट कर सकते हैं फील्ड को किसी पर्टिकुलर रीजन में जाने से। जैसे पहला हमारा ये है, ये कोई ऐसा कंडक्टर दिया गया था, ये कोई कंडक्टर दिया गया है ऐसा मान लेते हैं, और इस कंडक्टर में हम ये ऐसा लेके चलते हैं कि ये खोखला है, मतलब हॉलो है। और अगर हॉलो होगा और इसमें मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन से फील्ड लाइंस निकल के आ रही हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन दिया गया है जहां से फील्ड लाइंस चल रही हैं और आकर के यहां पर स्ट्राइक कर रही हैं कुछ इस तरह से। ये कोई पर्टिकुलर रीजन है जहां पर फील्ड लाइंस आकर के स्ट्राइक कर रही हैं। इधर से ये निकल गई, ये फील्ड लाइंस इधर से निकल गई, ये फील्ड लाइंस इधर से निकल के जा रही है, ये इधर से जा रही है, और ये फील्ड लाइंस इधर से जा रही है ऐसे। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो होता तो वहां फील्ड लाइंस तो एब्सेंट होंगी, तो यहां से फील्ड लाइंस इधर की तरफ चल रही होंगी, अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी,
अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी। तो अगर ये अंदर वाले रीजन को देखें, ऑब्जर्व करते हैं, जो यहाँ इस रीजन बनाया गया है, तो यहाँ E इज इक्वल टू 0 लिखा है। E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स नहीं आएंगे। यहां पर लिखा भी था सील्डिंग। सील्डिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, बचा लेना। तो प्रोटेक्ट का मतलब, बचाने का मतलब यह है कि जो ये पर्टिकुलर रीजन हम लोगों ने अब बनाया है, किसी कंडक्टर के अंदर का वो पार्ट जो बाहर वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसे बचा सकता है, मतलब उसके इफेक्ट यहां पर हम नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर उनके इफेक्ट को एक्सपीरियंस यहां नहीं करेंगे, दैट मीन्स ये हमारे पास एक सील्ड की तरह काम करेगा, कवच की तरह काम करेगा, बाहर वाले फील्ड का इफेक्ट हम पर नहीं आएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग में एक एग्जांपल भी लिया जाता है इन जनरल, कि अगर कोई दो लोग हैं, तो एक कार के अंदर बैठा हुआ है, दूसरा किसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और लाइटनिंग हो रही है स्काई के अंदर, तो कौन ज्यादा सेफ रहता है? तो कार वाला ज्यादा सेफ रहता है ट्री वाले से। रीजन क्या होता है? ट्री में ऐसा तो है नहीं कि वहां से अगर कोई लाइटनिंग होगी वहां पर एक्सेस चार्ज आएगा, तो कोई कंडक्टर उसके पास तो है नहीं। लेकिन कार वाले के पास क्या होती है, जो आउटर जैकेट बनी होती है कार की, वो कंडक्टिंग होती है। और बरसात के दिनों में क्या होता है कि अर्थ के साथ कांटेक्ट बना रहता है उस कार का, जिससे कि टोटल चार्ज जो होगा वो अर्थ में चला जाएगा। अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर अभी हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेनन जिससे हम किसी पर्टिकुलर स्पेस या रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। आई थिंक ये सारी चीज समझ आई होगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी दी है कंडक्टर की, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल रहता है। तो सरफेस के नॉर्मल रहता है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर दिया गया है, ये कोई ऐसा कंडक्टर दिया गया है और इसमें फील्ड जो बन रहा है वो नॉर्मल नहीं है, मान लेते हैं। नॉर्मल नहीं है का मतलब कुछ इस तरह का फील्ड बन रहा है। ये है इस बार फील्ड की डायरेक्शन। तो इस फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट। अगर इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं तो ये आ जाएगा E cos थीटा और इधर बन जाएगा E sin थीटा। दो अलग अलग कंपोनेंट निकल के आएंगे। अब E cos थीटा और E sin थीटा को पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या है? तो E परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और यहां पर जो ये है वो E पैरेलल है, टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखा गया है। ठीक, अब इनको ऑब्जर्व इस तरह से करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट होगा तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगेगा और सरफेस के अलोंग फोर्स लगता है, फोर्स अलोंग सरफेस। फोर्स अलोंग सरफेस जब भी लगेगा तो यहां पर एक करंट बनती है जिसको हम कहते हैं सरफेस करंट। सरफेस करंट कहते हैं इसे, सरफेस करंट कहते हैं। और इस सरफेस करंट में खास बात ये होती है कि ये सरफेस के अलोंग चलती है और सरफेस के अलोंग चलेगी, सरफेस करंट हो गई। लेकिन पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में कि यहां पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, और अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो चार्जेस अगर मूव नहीं करेंगे तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, सरफेस करंट आई जो होगा, सरफेस करंट जो होगी वो जीरो लिखी जाएगी। और सरफेस करंट जीरो होने का सिंपल ये मीनिंग बनता है कि E cos थीटा का जो कंपोनेंट लिखा गया, मतलब E का जो कंपोनेंट लिखा गया है E cos थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जीरो बनेगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, E cos थीटा विल बी जीरो। अब हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर की सरफेस के ऊपर फील्ड तो जीरो होता नहीं है। अगर ये कोई कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है, यहां पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से, तो इसके ऊपर जो फील्ड बनता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। आई थिंक ये सारी चीजें पता होंगी। तो E तो जीरो है नहीं, तो यहां पर किसे जीरो होना होगा, cos थीटा को जीरो होना होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट विल बी 90। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो फील्ड होता है वो कंडक्टर की सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है, अलोंग नॉर्मल रहता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अभी हम लोगों ने देखा, निकाल लेते हैं दोबारा से। इसको एक बार हम लोग डेराइव कर चुके हैं पहले भी।
कुछ इस तरह का ये केस बन रहा है कि ये कोई कंडक्टर है, ऐसा कुछ कंडक्टर बनाया गया है, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक गॉसियन सरफेस अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, कुछ इस तरह की गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इसका जो ये एरिया है डीए दिया गया है या डेल्टा ए दिया गया है, जो भी लिखना चाहे लिख लेते हैं, डेल्टा एस डेल्टा ए दिया गया है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। अब ये कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट, चार्जेस हर जगह पर है, ऐसा नहीं, सिर्फ इधर बना लिया गया है बस, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिफाइन किया गया है। तो इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो इससे फ्लक्स लिंक होगा, ऑफ कोर्स लिंक होगा, लेकिन जो ये कर्व सरफेस होगी इस पर अगर एरिया लिया जाएगा तो डीएस वेक्टर इधर बाहर आएगा, और फील्ड है राइट साइड में, तो यहां पर एंगल 90 बनेगा, इससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अंदर वाले पॉइंट पर कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा क्योंकि वहां पर ही पहले से ही जीरो है, तो ई डॉट डी ए तो जीरो आएगा। मतलब क्या है, केवल इस वाली सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा। और गॉस थ्योरम लगाते हैं, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ हम लोग लगा के लिखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस बन जाएगा, पहले वाले की वजह से फील्ड भी उधर, डीएस भी उधर आएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। और इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो ये एप्सिलॉन नॉट भी रहता है, तो यहां से ई की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर याद रखेंगे जो फील्ड बनता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे याद रख सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट होती है जो एक तरफ सिग्मा हो, दूसरी तरफ भी सिग्मा हो, तो उसके बाहर कोई पॉइंट लिया जाएगा तो वहां फील्ड बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक ही साइड में फील्ड बनता है, इन साइड जीरो होता है, वो अलग केस था। तो किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर जो फील्ड बनता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। यहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो है, लेकिन याद रखना ये लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों कहते हैं, जिस पर्टिकुलर रीजन में हमने गॉसियन सरफेस बनाया है ये उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। और अगर सरफेस यूनिफॉर्म हुआ तो हम इसे बोल दिया करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग डेराइव कर चुके हैं, तो यहां पर फार्मूला लिखना था तो लिख दिया। फिर लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट शार्पेस्ट पॉइंट ऑफ द सरफेस। तो इन्होंने ये बताया है कि शार्पेस्ट पॉइंट होते हैं, शार्पेस्ट पॉइंट का मीनिंग ये बनता है कि अगर कोई भी सरफेस कंसीडर की जाती है, कंडक्टर की ये कोई सरफेस है अगर, तो इसमें ये वाला शार्प पॉइंट है, और इस शार्प पॉइंट पर जो चार्ज होता है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, जो फ्लैट सरफेसेस होती है वहां पर चार्ज कम एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इसका सीधा लॉजिक ये बनता है, हम लोग जब कंडक्टर्स में दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया था उसके बाद में वहां से रेशियो निकाला था, तो आई थिंक याद होगा सिग्मा जो आया था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था। मतलब जिस पोर्शन की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कम होगी, उसके लिए सिग्मा ज्यादा होगा, और जिसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, जिसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी वहां पर सिग्मा कम होगा। सिग्मा कम होगा मतलब फील्ड की वैल्यू, मतलब सिग्मा ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होगा। अभी देखा कितना होता है फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कम होगा तो फील्ड भी कम बनेगा। वही है हेडिंग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिग्मा और ई कह रहे हैं मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम एट शार्पेस्ट पॉइंट। पर मैक्सिमम क्यों होते हैं उसका रीजन बताओ। तो उसका रीजन ये है कि चार्जेस अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दूर चले जाते हैं, तो जो शार्प पॉइंट आएंगे, शार्प एजेस जो आएंगी वो काफी दूर होती हैं सरफेस से, तो चार्ज अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वहां चले जाते हैं। या फिर दूसरा मैथमेटिकल रिलेशन देखा था कि जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है वहां का सिग्मा कम होता है, जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है वहां का सिग्मा ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये किनारे वाला जो ये शार्प एज बनाया गया इस तरह से, इसमें अगर यहां से एक सर्किल बनाया जाए छोटा सा, तो देखो एक सर्किल जो बनेगा वो छोटा सा सर्किल बनेगा, और छोटा सर्किल होने की वजह से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, दैट मीन सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मान लेते हैं कोई फ्लैट सरफेस ली गई तो इसका अगर हम लोग सर्किल बनाएंगे तो ये सर्किल देखो बड़ा बनेगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है सिग्मा कम हो जाएगा। और सिग्मा और इनका रिलेशन अभी देखा कि ई जो होता है वो लिखा जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो जहां का सिग्मा ज्यादा होगा वहां कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड ज्यादा बनेगा।
आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो ये अगला पॉइंट है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एंड शार्पेस्ट पॉइंट ऑफ द सरफेस। तो ये तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होंगे जहां शार्प एजेस आती है, शार्प पॉइंट बनते हैं। इसके आगे अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कंडक्टर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी चाहिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, तो वो दे रखी है यहां पर कि सरफेस जो होती कंडक्टर की वो होती इक्विपोटेंशियल। ठीक है, इक्विपोटेंशियल होती है। नो वर्क इज डन, अगर इक्विपोटेंशियल होता है तो वर्क डन तो जीरो आएगा, वो पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर्स ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर, ये भी देख लिया अभी। और यहां पर द फ्लो कंटिन्यू टिल बोथ द कंडक्टर्स अचीव द सेम पोटेंशियल, जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते तब तक ये फ्लो होता रहता है। इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, दो अलग अलग कंटेनर रखे गए, उनको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनमें पानी एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में तब तक बहता रहता है जब तक उनके लेवल सेम नहीं हो जाते। तो वहां जो वाटर फ्लो करता है वो उसका बेस होता है डिफरेंस इन हाइट, हाइट में डिफरेंस की होने की वजह से। सेम यहां पर चार्ज जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, और अगर दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है या उनको टच करवाया जाता है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वो तब तक उन चार्ज का फ्लो करवाते हैं जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। एक्स्ट्रा पॉइंट यहां लिखा गया अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अभी हम देखेंगे कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसे हम अप्रोक्सीमेट जीरो एज्यूम करके चलते हैं कि मतलब उसमें कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, उससे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, थस द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, उसके पोटेंशियल को जीरो कर देता है। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अर्थ में चले जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के उसे जाके न्यूट्रल कर देंगे और पोटेंशियल फाइनली जीरो बन जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड थे कंडक्टर के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और मैकेनिकल फोर्स जो यहां पर काम कर रहा था या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रहा था, उनको पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई कंडक्टर दिया गया है, ऐसा कोई रैंडम शेप का कंडक्टर दिया गया है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टर है। तो अगर कंडक्टर है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हम लोगों ने लिखा था, फार्मूला क्या निकल के आया था, सिग्मा अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो निकल के आया था सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये सारी चीजें पता होंगी और हम लोगों को पता है, अभी हमने देखा E इज इक्वल टू लिखा जाता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू यहां पर हम पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1 डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, तो देखो E एप्सिलॉन नॉट बनेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास देखो क्या निकल के आएगी, E स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक देखो ये वैल्यू ऐसे नहीं, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में 2, इस तरह से भी रिजल्ट निकल के आएगा ये। तो चाहे जैसे लिखें, दोनों केस ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है कुछ इस तरह से काम करता है। हम लोगों को पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं dF बाई ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बनेगा। तो यहां से dF का एक्सप्रेशन अगर लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ds लिखा जाएगा। रेगुलर शेप होता है तो डायरेक्ट हम रिलेट कर पाते हैं सिग्मा को, अदरवाइज सिग्मा फंक्शन भी दिया हो सकता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला हो गया। इसका भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। यहां पर हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो फार्मूले कंपलसरी हैं, देखने चाहिए। अगली प्रॉपर्टी दे रखी है, यहां पर एक हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अगर कोई चार्ज इंड्यूस होता है तो उसके लिए हमें पोटेंशियल कैसे लिखना चाहिए, पोटेंशियल हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक कंडक्टर दिया गया, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये कुछ इस तरह से स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसके सामने यहां कहीं पर, इसके सेंटर से यहां कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया गया है। ये पॉइंट है सपोज P, यहां पर चार्ज रखा गया है, चार्ज रख लेते हैं, वो है प्लस Q। ये प्लस क्यू चार्ज लिखा गया है। इस कंडक्टर के ऊपर पहले से प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है और वो सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है,
ठीक है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे कुछ इस तरह से। ये चार्ज क्या है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब जब ये चार्ज यहां पर लेकर के आया जाएगा तो इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा तो प्लस है तो माइनस चार्ज इधर इंड्यूस करवाएगा, इधर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा कुछ ऐसा, और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख देते हैं ना, ये प्लस इंड्यूस चार्ज है और यहां पर क्या है, ये माइनस इंड्यूस चार्ज है, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्यू ई से, क्यू ई से। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो पोटेंशियल बनेगा इंड्यूस चार्जेस की वजह से वो कितना बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं अभी तक कि कंडक्टर के एन साइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, उतना ही होता जितना वो सरफेस पर रहता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहां से लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो वो क्या लिखा जाएगा, यहां पर सबसे पहले इस कैपिटल क्यू की वजह से लिखेंगे तो के क्यू बाई क्या लिखा जा सकता है, तो इसकी रेडियस क्या है, वो कैपिटल आर लिखी जा सकती है, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं रखा गया है चार्ज, तो दूसरा क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाई एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। और इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा सेंटर पर देखो वो जीरो बनेगा। रीजन, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ओवरऑल चार्ज तो जीरो बनेगा। और दूसरी बात, सिंपल ऐसे नहीं कह रहे कि हाँ ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने ये देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे इंड्यूस होकर, जितने नेगेटिव इधर जाएंगे इंड्यूस होकर, जितनी दूर सेंटर से ये उतनी दूर सेंटर से ये, मतलब के क्यू बाई आर जो होता है उसमें क्यू भी सेम आर भी सेम है और दोनों की पोलैरिटी अलग अलग, इसका मतलब पोटेंशियल इस बार जीरो बनेगा यहाँ। तो पोटेंशियल यहां पर लिखा जाएगा जीरो, ये किसकी वजह से है, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जीरो बनेगा, ठीक है। एक कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सपोज एक पॉइंट यहां कहीं पर है जिसका नाम है P। अगर इस P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखें, एक अगला पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट पर, तो इस P पॉइंट की कुछ डिस्टेंस यहां से आएगी, यहां से कुछ डिस्टेंस आएगी, मान लेते वो डिस्टेंस कितनी, स्मॉल r दे रखी है, सपोज कर लिया। तो V एट पॉइंट P जो बनेगा वो लिखा जाएगा K क्यू डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R, और यहां पर लिखेंगे प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय में यहां कैपिटल आर बन जाएगा, साथ में यहां पर लिखेंगे वी इंड्यूस्ड। वी इंड्यूस्ड को इस बार जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो सिमेट्री पर नहीं है, कुछ चार्जेस की डिस्टेंस अलग है वहां से, कुछ की अलग है, तो नेट पोटेंशियल जीरो बनेगा या नहीं बनेगा वो तो रिजल्ट से पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम उसे जीरो मान के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इनको देखें, इनसाइड कंडक्टर किसी कंडक्टर के अंदर पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम होता है, तो यहां से लिख सकते हैं VO इज इक्वल टू VP, तो यहां से निकल के आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, प्लस यहां बन जाएगा के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई ये स्मॉल क्यू है डिवाइडेड बाई में आर बन जाएगा, प्लस यहां से क्या लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से जो यहां पोटेंशियल लिखा गया था वो तो एक्स था, इस वाले पॉइंट की वजह से यहां पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू बाई आर बन जाएगा, ठीक है। के क्यू बाई आर हो गया, यहां पर बनेगा के क्यू बाई कैपिटल आर और प्लस में बनेगा वी इंड्यूस्ड बन जाएगा। अब इसे देखते हैं ध्यान से, कौन कैंसिल हो रहे हैं, तो देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो वी इंड्यूस्ड क्या निकल के आएगा, वी इंड्यूस्ड हमारे पास निकल के आएगा के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर। ये हमारे पास हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे लिखा जा सकता है। मतलब क्या है, सबसे पहले हम सेंटर पर लिखेंगे पोटेंशियल, सेंटर पर पोटेंशियल लिखते टाइम ध्यान ये रखेंगे इंड्यूस्ड जो चार्जेस होंगे उनकी वजह से पोटेंशियल जीरो बनेगा। फिर एक कोई रैंडम पॉइंट कंसीडर करेंगे, वहां पर पोटेंशियल लिखेंगे, वहां का इंड्यूस्ड पोटेंशियल जीरो नहीं होगा ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि वो पॉइंट सिमेट्री पर तो लाई नहीं करेगा, हो भी सकता है लाई भी कर सकता है, लेकिन मान लेते हैं वो सिमेट्री पर लाई नहीं करता है। फिर क्या करेंगे, कहेंगे इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज जीरो, और फील्ड जीरो होगा पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर लेंगे, वहां से रिजल्ट निकालेंगे के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई आर निकल के आएगा। तो ये होगा पोटेंशियल अगर कोई चार्ज इंड्यूस करवाया जाता है किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। अगर कंडक्टर को अर्थ किया जाता है तो क्या होता है, तो अर्थिंग का सिंपल ये मतलब होता है कि जो अर्थ होती है वो रिसोर्स होती है, किससे, इनफाइनाइट चार्ज सोर्स,
की तरह काम करती है। मतलब उसमें से चाहे जितने चार्जेस निकाल लो, चाहे जितने चार्ज उसके अंदर एंटर करवा सकते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, अर्थिंग का मतलब क्या है, जैसे यहां कोई कंडक्टर लिया गया है, ये कोई कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है कोई, और इसको हम अर्थ करते हैं, इसको हम अर्थ करने की कोशिश करते हैं। ये अर्थ कर रहे हैं इधर से, ये स्विच लगा हुआ, अभी अर्थ किया नहीं गया है। अर्थ का सिंबल पता होगा, ये ऐसा कुछ सिंबल बनाया जाता है अर्थ का, ये अर्थ का सिंबल है। यहां पर एक कोई चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज को जब इसके सामने लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है मान लेते हैं, तो प्लस क्यू अगर लेकर के आएंगे तो निगेटिव इसकी सरफेस पर फैलेगा, निगेटिव इसकी सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। और निगेटिव अगर इसकी सरफेस पर फैलेगा तो मान लेते हैं यहां से सेंटर से इसका सेपरेशन कितना दे रखा है, दैट इज स्मॉल आर, मान लिया। अब क्या करना है, निगेटिव चार्ज फैलेगा पॉजिटिव, ऐसा कह रहे हैं पॉजिटिव नहीं फैलेगा, इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से हम निकाल पाएंगे कि कितना चार्ज सप्लाई किया होगा अर्थ ने इसे, या यहां से कितना चार्ज अर्थ में गया होगा। तो ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो प्लस क्यों है इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखते हैं। तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा इसकी वजह से, तो वो लिखा जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, सरफेस के ऊपर लिखते हैं तो ये बन जाएगा, देखो के क्यू डिवाइडेड बाई में आर, प्लस यहां पर चार्ज जो आया है या गया है, यहां पर जो चार्ज है मान लेते हैं वो अर्थ का चार्ज है, आया या गया चार्ज। तो क्यू ई जो यहां पर लिखा गया है उसे हम लिख देते हैं के क्यू ई डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, वो कैपिटल आर लिखा जा सकता है, ऐसा हम लिख पाएंगे। तो ये तो हो गया पोटेंशियल, लेकिन अर्थ कर दिया जाता है तो अर्थ का पोटेंशियल जो रेफरेंस होता है वो तो जीरो लिया जाता है, और अगर जीरो होगा इसका मतलब इस वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। अगर यहां से जीरो रखेंगे इसे तो देखो क्या निकल के आएगा, के क्यू ई बाई आर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, के क्यू डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर, माइनस साइन लगा के। तो क्यू ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से देखो निकल के आ रहा माइनस के, स्मॉल में यहाँ क्यू लिखा गया है, ये आर लिखा गया है, यहाँ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा के क्यू, ये क्यू ई तो यहाँ पर पहले से लिखा गया ऐसा बनेगा। तो यहां से क्यू ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या के से के कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय में स्मॉल आर बनेगा। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, अर्थ ने जो चार्ज सप्लाई किया है उसकी वैल्यू, या यहाँ जो क्यू ई चार्ज होगा माइनस में होगा, माइनस में कितना होगा वो होगा क्यू आर डिवाइडेड बाय में स्मॉल आर बनेगा। आर क्या था, सेपरेशन था प्लस क्यू और इसके सेंटर के बीच का। तो अर्थिंग का मतलब ये होता है किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ किया गया होगा इसका मतलब उसका पोटेंशियल जीरो लिखा जाएगा। सेम जैसे दो पॉइंट होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है कंडक्टर्स के तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, वैसे यहां पर जब अर्थ से कनेक्ट किया जाएगा तो उसका पोटेंशियल जीरो लिखा जाएगा। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। इस अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के बाद हम लोगों को पढ़ना रहता है, इससे कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ द इनर सेल हैज चार्ज प्लस क्यू नॉट, इसके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज है, एंड द आउटर सेल इज अर्थ, आउटर सेल जो है वो अर्थ की गई है, इसका मतलब सिंपल है कि इसका पोटेंशियल हो गया होगा जीरो, पोटेंशियल जीरो हो गया। फिर कह रहे देन डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर सेल, आउटर सेल के ऊपर चार्ज कितना होगा ये हमें बताना है। तो आउटर सेल के ऊपर चार्ज कैसा होगा वो बताने से पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस क्यू नॉट की वजह, ये क्यू नॉट है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कुछ इस तरह से, और जो फेसिंग एजेस होती हैं, फेसिंग सरफेसेस होती कंडक्टर पर, उन पर अपोजिट और सिमिलर चार्जेस होते हैं, तो इस पर ऐसा चार्ज होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा। ये भी चीज समझ में आ रही होगी, ये माइनस चार्ज आ जाएगा इस सरफेस के ऊपर, माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर जो माइनस होगा माइनस क्यू नॉट बनेगा, अंदर वाले पर प्लस का क्यू नॉट बना पहले से है, ठीक है। मान लेते हैं बाहर वाली जो सरफेस है इसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज Q2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान लिया गया। अब करना क्या है, अब करना ये है हमें कि सबसे पहले ये देखते हैं कि बाहर वाले पॉइंट, जो बाहर वाला होगा स्फेयर, उस बाहर वाले स्फेयर के लिए पोटेंशियल जो होगा वो जीरो लिखा जाएगा, तो सबकी वजह से पोटेंशियल लिख देते बाहर वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहले जो ये वाला बनेगा अंदर प्लस क्यू नॉट, वो कितना बनाएगा पोटेंशियल, तो ए ऑप्शन देखेंगे तो बाहर वाले पर जो पहला बनाएगा क्यू नॉट वो लिखा जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में R2, ये हो गया प्लस वाले का। नेगेटिव वाला क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा के क्यू नॉट
के क्यू नॉट बनेगा, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा, यहां क्यू नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे हम, माइनस क्यू नॉट, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, R2 लिखा जाएगा, ऐसा बनेगा। और प्लस ये जो प्लस Q2 होगा इसकी वजह से भी तो वहां पोटेंशियल लिखा जाएगा, तो इसे लिखेंगे के Q2 डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, R2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ कर दिया तो सेम पूरा पोटेंशियल 0 बनना चाहिए। देखो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो नहीं रहा है, R2 0 है नहीं, के 0 है नहीं, इसका सिंपल ये लॉजिक बनता है कि Q2 की वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो कंडक्टर की आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, वो यहां से प्रूव कर सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन लगाना हो ऐसा तो ध्यान ये रखेंगे, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हो रहा वैसे करवा देंगे, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। फिर बाद में क्या करना होगा, जिसको अर्थ किया गया होगा उस पर टोटल पोटेंशियल लिख देंगे, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और उसे 0 करके जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगला था फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल। इनर सेल का पोटेंशियल बताना है। तो इनर सेल का पोटेंशियल अब बहुत ही सिंपल बता सकते हैं, क्या होगा, बाहर कोई चार्ज तो है नहीं, अंदर चार्ज है माइनस क्यू नॉट, इधर चार्ज है क्यू नॉट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि इस माइनस क्यू नॉट की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा इस वाले पॉइंट पर, वो क्या लिखा जा सकता है, सेम बनेगा। तो के माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो ये R2 लिखा जाएगा, प्लस और जो अंदर वाली सरफेस होगी उसकी वजह से क्या लिखा जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में R1 बन जाएगा। ये हो जाएगा पोटेंशियल किसका, पहले वाले सेल का। तो पहले वाले सेल का पोटेंशियल हो गया, तो यहां से देखो के क्यू नॉट कॉमन चला जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरह से अर्थिंग का यूज कर सकते हैं हम चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह यूज कर सकते हैं अर्थिंग का, जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमें निकालना होता, अर्थ किया गया हो, तो ध्यान ये रखना है कि जितना चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस में, अर्थ की सरफेस में चला गया होगा, या अर्थ की सरफेस से निकल करके बाहर आया होगा और सामने वाले कंडक्टर की सरफेस को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, तो पोटेंशियल उस पर क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो अर्थिंग का मतलब 0 पोटेंशियल रहेगा उस कंडक्टर के लिए। अगली हेडिंग हमारे पास दे रखी शेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज शेयरिंग कैसे होती है, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कि अगर ये कोई स्फीयर दिया गया है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस ये R1 दे रखी है, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज Q1 है, और यहां पर दूसरा कंडक्टर दिया गया है, इस पर चार्ज Q2 है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी, दैट इज R2। ठीक, अब क्या करना है, यहां पर इनिशियली बात कर रहे हैं तो हम यहां से Q1 प्लस Q2 को लिख सकते हैं। क्या होगा, मान लेते हैं वो Q टोटल के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई। इनको क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो हम लोगों ने भी देखा कि कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करने का मतलब ये होता है सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q1 डैश है, अब इसके ऊपर चार्ज Q2 डैश है, और इससे कनेक्ट कर दिया तो इसका भी पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। और ऐसा जब होगा तो यहां से हम लिख पाएंगे कि Q1 डैश या Q1 प्राइम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में यहां लिखेंगे R1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय में यहां R2 लिख सकते हैं। यहां से देखो क्या निकल के आया, Q1 बाई Q2 प्राइम निकल के आएंगे, और एक इसके बराबर होगा R1 बाई R2 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज। अगर हम इसमें CND रूल लगा देते हैं तो देखो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और डिवाइडेड बाय में यहां लिखेंगे Q1 डैश माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। इसमें से देखो Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम क्या है, नेट चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग है, कनेक्ट करने के बाद का चार्ज है, और बाद का चार्ज भी पहले के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन रहने वाला है। तो क्या लिखेंगे इसे, यहां पर हो जाएगा Q टोटल, तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम, दैट विल बी Q टोटल, इनटू में लिखा जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया था, Q1 प्राइम माइनस O प्लस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q है, टोटल के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, आई थिंक याद होगा, निकल के आया था यहां से Q1 प्राइम इज इक्वल टू
Q टोटल और उसकी रेडियस दैट इज R1 डिवाइडेड बाय में यहाँ R1 प्लस R2 लिखा गया था। सिमिलरली Q2 प्राइम जो निकल के आया था वो था Q टोटल, यहां पर लिखा गया था R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। और यहां से एक और पॉइंट याद रखने वाला है जो निकल के आया था, आई थिंक याद होगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय में जो सिग्मा 2 लिखा जाता है फाइनल वाला, वो लिखा जाता है R2 बाई R1, इंप्लाइज दैट जो सिग्मा निकल के आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी को देख करके हम लोगों ने लिखा था कि शार्प एजेस जो होती हैं, जो तीसरे किनारे होते हैं, वहां पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होता है फ्लैट सर्फेसेस की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये होता है शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इनको कनेक्ट करके एनर्जी कितनी रिलीज होती है इसको भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जिसका सिग्मा ज्यादा होता है, जिस कंडक्टर के लिए उसके सरफेस पर फील्ड ज्यादा बनेगा, और जिसका सिग्मा कम होता है उसके लिए फील्ड कम बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ई का एक्सप्रेशन देखा था, वो क्या आया था, सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था। ठीक है, तो ये हो गया शेयरिंग ऑफ चार्ज। ध्यान ये रखेंगे कि इनको जब कनेक्ट किया जाएगा, एनर्जी लॉस होता है वो बाद में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जब कैपेसिटर पढ़ रहे होंगे। यहां पर कंडक्टर का बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, तो वो याद रखना है हमें। ठीक है, तो आई थिंक ये फार्मूला दोबारा से रिकैप हो गया होगा। जब हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ रहे थे वहां देखा था अगर आइडेंटिकल होती चार्ज आधा आधा हो जाता है, आइडेंटिकल नहीं होती तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता वो यहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज के आगे। यहां पर एक क्वेश्चन फिर दिया गया है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल। ईच सेल का फाइनल चार्ज बताओ। क्वेश्चन क्या है इसको पहले हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं। यहां पर Q1 चार्ज, यहां पर Q2 चार्ज, मतलब पहले की सरफेस पर Q1, दूसरे की सरफेस पर Q2 चार्ज दिया गया। अब क्या किया गया, पहले और दूसरे की सरफेस को t=0 पर कर दिया गया कनेक्ट, जोड़ दिया गया इनको। और जैसे ही जोड़ा जाएगा तो यहां से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको जोड़ने से जैसे ही इनको कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ेंगे जैसे इनको हम, तो क्या होगा, जोड़ने से तब तक इनके अंदर चार्ज फ्लो होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। और सेम नहीं हो जाएगा तो हम लोगों को पता है, ऐसा लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो अब चार्ज है इनको हम हटाते हैं पहले। इस पर Q1 था और इस पर Q2 था। ठीक है, इनके ऊपर फाइनल चार्ज मान लेते कुछ ये आ गए हैं, इसके ऊपर चार्ज आ गया है मान लेते स्मॉल q, इसके ऊपर चार्ज आ गया है q, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस q, ये चार्जेस बनेंगे। आई थिंक ये भी चीज समझ में आ रही होगी। तो ये Q1 प्लस Q2 माइनस q चार्ज हो गए। अब इन दोनों को कंप्लीट कर दिया है, तो ये मान लिया इस पर चार्ज अब Q बचा है तो उस पर Q1 प्लस Q2 माइनस Q चला जाएगा। अब ये देखना है कि इन दोनों को जब कनेक्ट किया जाएगा, मान लेते ये A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, तो तब तक इनमें चार्ज फ्लो होगा जब तक इनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो अब दूसरी इक्वेशन हम किससे बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन हम लोग यहां से बना सकते हैं कि A पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B। ए पर पोटेंशियल लिखो सबकी वजह से। सबकी वजह से का क्या मतलब है, इस वाले स्फीयर की वजह से यहां पोटेंशियल, तो वो लिखा जाएगा के क्यू बाई R1, तो वो लिखा जाएगा के क्यू बाई R1। ठीक है, बाहर वाले की वजह से अंदर जो पोटेंशियल होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो क्या बनेगा, के Q1 प्लस Q2 माइनस Q डिवाइडेड बाई में बन जाएगा, वो बनेगा R2 इज इक्वल टू बी पर लिखते हैं। तो बी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू जो अंदर है वो लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहां R2 लिखेंगे, प्लस यहां लिखेंगे के Q1 प्लस Q2 माइनस Q डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा R2। देखो ये वाले पोर्शन कैंसिल हो रहे हैं। अगर हम इसको इधर लेकर के आते हैं तो यहां से लिख पाएंगे के क्यू, यहां पर लिख पाएंगे 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा दोनों के पोटेंशियल सेम करके। यहां से देखो ये वाला पोर्शन तो 0 होने वाला नहीं है, ये 0 होगा नहीं, इसका मतलब यहां पर क्यू की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, 0 निकल के आने वाली। तो फाइनल चार्ज जो होगा पहले वाले पर वो 0 होगा, दूसरे वाले पर जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा, तब इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, मतलब ये इक्वल पोटेंशियल हो जाएंगे। तो यहां पर पूछा गया था कि फाइनल चार्ज बताओ इस सेल के ऊपर, तो पहले पर हो गया Q,
0 तो इस पर 0 चार्ज, उस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और देखो दूसरा ऑप्शन पूछा हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हीट रिलीज कितनी हुई है। तो हीट रिलीज निकालने के लिए होमवर्क रहेगा, हीट रिलीज निकाल सकते हैं। क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा, मतलब जब कनेक्ट नहीं किया गया तब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर जब कनेक्ट किया जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। इस बार ये ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जब लिखा जाएगा तो सेल्फ एनर्जी भी इंट्रोड्यूस करेंगे। दोनों का गैप लिखा जाएगा, मतलब U इनिशियली जब कनेक्ट नहीं थे और U फाइनल जब कनेक्ट कर दिया गया, इनका जो माइनस साइन मतलब माइनस निकल के आएगा, जो इनका डिफरेंस निकल के आएगा वही हो जाएगा हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड, तो हीट रिलीज जब भी निकालना हो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ होगा उसी के बराबर हीट यहां पर रिलीज हुई होगी। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि यहां पर सेल्फ एनर्जी भी कंसीडर की जाएगी। एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कुछ खास नहीं बनेगा। इनिशियली क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज Q1 था, उसके ऊपर चार्ज Q2 था, तो यहां पर लिख सकते हैं कि Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में लिखा जाएगा R1, कंडक्टिंग है तो 2 लगा के लिखते हैं, प्लस यहां पर K Q2 स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा 2R2। ये तो सेल्फ एनर्जी हो गई दोनों की, दोनों के इंटरेक्शन की एनर्जी लिखेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में यहां पर लिखा जाएगा R2। तो ये तो हो गया UI, और UF लिखेंगे तो अंदर वाले तो कोई चार्ज बचा ही नहीं और इंटरेक्शन वाली भी एनर्जी 0 हो जाएगी, तो सेल्फ एनर्जी बाहर वाले की बचेगी। तो K यहां Q1 प्लस Q2 और ये बन जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बनेगा 2R, R में बन जाएगा R2। इन्हीं को माइनस करके निकाल लेंगे, कितना आएगा हीट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। अगला यहां पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज का होमवर्क होगा। होमवर्क क्वेश्चन है, कहा है फाइंड चार्ज फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल। ईच सेल के ऊपर फाइनल चार्ज बताना है। देखो की कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देखो Q माइनस Q 2Q दे रखे हैं, R 2R 3R रेडियस दे रखी है। उन्होंने कहा है कि पहले जैसा दिया गया ऐसा था, तो सबसे पहले यहां पर अगर या एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, यहां पर भी हीट रिलीज बताना है। फाइनल चार्ज तो कैलकुलेट करना है, हीट रिलीज क्या होगी वो भी कैलकुलेट करके बतानी कितनी लिखी जाएगी हीट रिलीज। तो बाद में क्या किया गया है, बाहर वाले और अंदर वाले को कनेक्ट कर दिया गया है, बीच वाले को डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो बाहर इसको कनेक्ट कर दिया गया, कुछ इस तरह से लेकर के इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब अंदर वाले सेल को बाहर वाले सेल के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो जब भी ऐसा कनेक्शन किया जाएगा तो अगर ये A पॉइंट ये B पॉइंट है तो याद रखना VA का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा VB का पोटेंशियल। अभी सीखा है तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यहां से यूज करेंगे, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे वहां से क्योंकि वैल्यू मिल जाएगी। हीट रिलीज निकालना जानते, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, बाद में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस जो निकल के आएगा दैट विल बी हीट लॉस। ठीक है, तो हीट लॉस की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती जब उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। इसको सेपरेट क्लास में हम लोगों ने कवर इसलिए किया क्योंकि हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ने के लिए कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी अगर हमें ठीक से पता नहीं होती तो हम कैपेसिटर को ठीक से नहीं पढ़ पाते। इसीलिए सेपरेट क्लास थी कंडक्टर्स की जिसमें हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, जितने भी कंडक्टर्स के फार्मूले होते हैं उन सारे फार्मूलों को रिवाइज किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है, उनको बनाने के लिए कैसे मटेरियल यूज किए जाते हैं, वो कैसी डिवाइस होती है, कब हम उसे कैपेसिटर बोलेंगे, कब उसे हम कैपेसिटेंस बोलेंगे, इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई